हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका बीपीएससी जंक्शन पे। तो आज हम लोग आप लोग के बीच लेके आए हैं ये जीके का मोस्ट 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बिहार सचिवालय सहायक में काम आएगा और आपको 67 बीपीएससी में भी काम आएगा या अदर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जिससे रिलेटेड जीके रिलेटेड हो उसमें ये आपको काम आएगा। तो ये है जीके का श्रृंखला 6 है, जिसमें आप लोग को 5 तक आप लोग को बता चुके हैं। तो जो लोग नहीं देखे हैं वो जाके प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, सारा वीडियो अपलोड हो चुका है। और जो भी इस चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन फर्स्ट से। ये श्रृंखला का 6 नंबर है, इससे 1 से लेकर 5 तक अब वीडियो अपलोड हो चुका है। तो जो लोग नहीं देखे हैं जाके देख सकते हैं वहाँ से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन से। आज 5 जून है, तो आज क्या मनाया जाता है ये भी आप लोग जान लीजिए कि विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। तो विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर आप लोग एक पौधा ज़रूर लगाएं, अपने आसपास कहीं पे भी एक पौधा ज़रूर लगाएं आज विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पे। चलिए आज का फर्स्ट क्वेश्चन है कि तुगलकनामा की रचना किसने की। तो तुगलकनामा का जो रचना किया है वो कौन किया ये पूछ रहा है। तो ऑप्शन दे रहा है क्या, अब्दुल फजल, सेकंड ऑप्शन जियाउद्दीन बर्नी, सी ऑप्शन बियास खान शेरवानी या डी ऑप्शन अमीर खुसरो। तो ये तुगलकनामा का जो रचना किया था ये अमीर खुसरो ने किया था। तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, अमीर खुसरो। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं इसका। देखिए तो ये है तुगलकनामा की रचना अमीर खुसरो ने की थी। इसमें तुगलक वंश से संबंधित घटनाओं का वर्णन है, ये भी ध्यान में रखिएगा। ठीक है, अमीर खुसरो का शासनकाल भी ध्यान में रखिएगा, कभी कभी पूछा जाता है। तो 1253 से लेकर 1325 तक का अमीर खुसरो का शासनकाल था, ये भी ध्यान में रखना है आप लोग को। क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है कि दिल्ली सल्तनत के किस शासक को गुलामों का गुलाम कहा जाता है। तो यहाँ ध्यान दीजिए, क्या बोला, गुलामों का गुलाम, सिर्फ गुलाम नहीं बोल रहा, गुलामों का गुलाम। तो ध्यान दीजिए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इल्तुतमिश हो जाएगा, क्योंकि मोहम्मद गौरी का गुलाम कौन था, कुतुबुद्दीन ऐबक, और कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम कौन था, तो इल्तुतमिश था, इसलिए इसको गुलामों का गुलाम कहा जाता था, इल्तुतमिश को। तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं पहले थोड़ा सा। देखिए, इल्तुतमिश को गुलामों का गुलाम कहा जाता है, इसे दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक भी माना जाता है, ये भी ध्यान में रखना आप लोग को। दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक किसको कहा जाता है, तो इल्तुतमिश को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर थर्ड की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड है कि दाउर उल सफ़ा की स्थापना किसने किया। तो क्या है क्वेश्चन, दाउर उल सफ़ा की स्थापना किसने किया था। तो ये जो किया था दाउर उल सफ़ा का स्थापना वो किया था गियासुद्दीन तुगलक ने। तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, गियासुद्दीन तुगलक। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। सॉरी, ये क्या था, दाउर उल सफ़ा था फिरोज शाह तुगलक ने इसका किया था, मिस्टेक हो गया थोड़ा सा। क्या बोला है, दाउर उल सफ़ा का बात हो रहा था, इसका स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने किया था। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं कि दाउर उल सफ़ा की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने किया था। बात कर लेते हैं कि दाउर उल सफ़ा क्या था। तो दाउर उल जो सफ़ा था यह एक राजकीय अस्पताल था जिसकी स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने किया था, ये भी ध्यान में रखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है कि फारसी यात्री अब्दुल रज़ाक ने किसके शासनकाल में विजयनगर की यात्रा किया था। तो ये किसके शासनकाल में बोल रहा है कि विजयनगर की यात्रा किया था, कौन, तो अब्दुल रज़ाक ने। तो ये क्या था, कृष्णदेव राय के। तो इसका आंसर ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, देवराय द्वितीय। तो इसका आंसर हो जाएगा देवराय द्वितीय। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं कि देवराय द्वितीय के शासनकाल में फारसी यात्री अब्दुल रज़ाक ने विजयनगर की स्थापना की थी, या खुरासान के सुल्तान मिर्जा शाहरुख का दूत था, ये भी ध्यान में रखना आप लोग को। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है कि शिवाजी ने किस वर्ष छत्रपति की उपाधि धारण की। तो छत्रपति का जो बोला जाता है शिवाजी को कि छत्रपति शिवाजी महाराज, तो इसको ये छत्रपति की उपाधि कब धारण किया था शिवाजी ने, ये क्वेश्चन है। तो ये जो किया था ये
ये 1674 में किया गया था। तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा 1674 को। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं इसका। तो शिवाजी ने 1674 में अपना राज अभिषेक रायगढ़ के किले में करवाया। राज अभिषेक की प्रक्रिया काशी के पंडित गंगाधर द्वारा संपन्न की गई। इस अवसर पर गांधी जी ने छत्रपति की उपाधि धारण की। ये भी ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है कि किस पुर्तगाली गवर्नर ने कोचीन की जगह गोवा को पुर्तगालियों की राजधानी बनाया। तो ये कौन बनाया है कोचीन की जगह गोवा को पुर्तगालियों की राजधानी? तो ये बनाया है नीना डी कुन्हा। तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा नीना डी कुन्हा। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं इसका। तो यह है पुर्तगाली गवर्नर नीना डी कुन्हा ने 1530 में कोचीन की जगह गोवा को पुर्तगालियों की राजधानी बनाया। इसी ने सेट टोमे तथा हुगली में पुर्तगालियों बस्ती बसाया। तो कौन? तो ये नीना डी कुन्हा ने। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन की ओर बताने से पहले आप लोग को बता दें कि इस चैनल पे करंट अफेयर्स का वीडियो डेली अपलोड होता है। तो जो लोग करंट अफेयर्स का तैयारी करना चाहते हैं वो इस चैनल के माध्यम से आप लोग कर सकते हैं। सारा वीडियो आपको मिल जाएगा। ईयरली का यूनिटेड या करंट अफेयर्स मिल जाएगा और आपका मंथली वाइज मिल जाएगा और प्लस सेट वाइज पे आपको करंट अफेयर्स का वीडियो मिल जाएगा। तो वहाँ से आप लोग देख सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, उससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा जब भी वीडियो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है कि अंग्रेज़ों एवं फ्रांसीसियों के बीच पेरिस की संधि कब हुआ था? तो अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच जो पेरिस का संधि हुआ था वो हुआ था 1763 में। तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा 1763 को। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं इसका। तो पेरिस की संधि अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच 1763 में संपन्न हुआ। इस संधि के द्वारा तृतीय कर्नाटक युद्ध का अंत भी हुआ। इस संधि की शर्तें के अनुसार अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों की भारत में जीती गई सारी फैक्ट्रियां लौटा दी पर अब फ्रांसीसी अपनी फैक्ट्री की किलेबंदी नहीं कर सकते और ना ही वहां सैनिक रख सकते थे इस युद्ध के दौरान के बाद। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है कि तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किनके द्वारा की गई थी? तो जो तत्वबोधिनी सभा है ये किसके द्वारा स्थापित किया गया था, ये क्वेश्चन है। तो ये किया गया था देवेंद्र नाथ टैगोर के द्वारा। तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा देवेंद्र नाथ टैगोर। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। तो ये एक्सप्लेनेशन है कि तत्वबोधिनी सभा की स्थापना देवेंद्र नाथ टैगोर ने कब किया था? तो डेट भी याद रख लीजिएगा 1839 को। कभी कभी डेट भी पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते हैं। 8 हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 9 है कि महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर के मध्य पूना समझौता कब हुआ? तो जो गांधी जी और भीमराव अंबेडकर के बीच जो पूना समझौता हुआ था वो हुआ था सितंबर 1932 को। पूना पैक्ट जिसको बोलते हैं या पूना समझौता बोल दीजिए उसको। तो ये हुआ था सितंबर 1932 को। तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। तो ये रहा एक्सप्लेनेशन कि सितंबर 1932 में महात्मा गांधी और दलित नेता BR अम्बेडकर के मध्य पूना समझौता हुआ। पूना समझौते के अनुसार दलितों के लिए पृथक निर्वाचन व्यवस्था को समाप्त कर दी गई इस समझौते के तहत। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है कि किस बौद्ध संगति में बौद्ध धर्म 2 भागों में विभाजित हो गया था? तो किस बौद्ध संगति में बोल रहा है? तो बौद्ध धर्म का 4 संगति हुआ था। तो बोला कि चारों में से किस में जो बौद्ध धर्म को 2 भागों में विभाजित होना पड़ा? तो ये चतुर्थ बौद्ध जो संगति था उसमें 2 भागों में विभाजित कर दिया गया। और चतुर्थ बौद्ध संगति कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था आपका कुंडलबन कश्मीर में। ये भी ध्यान में रखिएगा। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। देखिए चतुर्थ बौद्ध संगति का आयोजन कुंडलबन कश्मीर में हुआ था। इस संगति में बौद्ध धर्म के 2 भाग हीनयान और महायान में विभाजित हो गया। इस संगति की अध्यक्षता कौन कर रहे थे? तो वो कर रहे थे वसुमित्र ने किया था। बात कर लें इस टाइम
जो किसका पीरियड चल रहा था, तो वो था आपका कनिष्क का। ठीक है, ये भी ध्यान रखेगा, कनिष्क का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है कि जैन धर्म के तीसरे तीर्थकार का प्रतीक चिन्ह क्या था। तो जैन धर्म का जो ये जैन धर्म के तीसरे तीर्थकार का जो प्रतीक था वो आपका घोड़ा था। तो ये आंसर क्या हो जाएगा आपका घोड़ा। देखिए फर्स्ट में क्या था प्रतीक, तो बैल था, सेकेंड में क्या था, तो हाथी था, थर्ड में क्या था, तो घोड़ा था, और फोर्थ में क्या था, तो बंदर था। ये 4 पॉइंट को आप लोग ध्यान में रखिएगा। फोर्थ में बंदर था। ठीक है, फर्स्ट में कौन थे, तो ऋषभ नाथ थे, सेकेंड में कौन थे, तो अजीत नाथ थे, थर्ड में कौन थे, तो शंभव नाथ थे, और फोर्थ में अभिनानंदन नाथ थे। और टोटल कितना जन संगति धर्म की संगति हुआ था, टोटल 24 तीर्थकार थे, जिसमें महावीर 24वें तीर्थकार हुए थे। ये भी ध्यान में रखना आप लोग को। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं इसका। जैन धर्म के संस्थापक कौन थे, तो ऋषभ देव थे। इस धर्म के कुल 24 तीर्थकार हुए, जिसमें महावीर अंतिम तीर्थकार थे। जैन धर्म के तीसरे तीर्थकार शंभवनाथ ने, जिसका प्रतीक क्या था, घोड़ा था। जस्ट बताए थे आप लोग को। क्वेश्चन नंबर 12 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है कि निम्नलिखित में से कौन सा वेद कन्याओं को जन्म की निंदा करता है। वो कौन सा वेद है जो कन्याओं की जन्म की निंदा करता है, तो ये अथर्ववेद है, जो कन्याओं को जन्म का निंदा करता है। ये भी है वो आपका जादू टोना वाला, यही अथर्ववेद का ही है। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं इसका। अथर्ववेद कन्याओं की जन्म की निंदा करता है। इस वेद में रोग निवारण, तंत्र मंत्र, जादू टोना इत्यादि का वर्णन मिलता है। इस वेद में सभा और समिति को प्रजापति को 2 पुत्रियां भी कहा जाता है। ये भी ध्यान में रखना है, अथर्ववेद है ये। क्वेश्चन नंबर 13 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है कि सर्वप्रथम भारत पर होने वाले हुन आक्रमण की जानकारी किससे प्राप्त होता है। तो ये जो होता है, तो ये होता है भीतरी स्तंभ लेख से। भीतरी स्तंभ लेख से ये प्राप्त होता है। क्वेश्चन इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं पहले थोड़ा सा, कि भारत पर होने वाला हुन आक्रमण की जानकारी सर्वप्रथम भीतरी स्तंभ लेख से प्राप्त होता है। इस स्तंभ लेख का संबंध किससे है, कौन सा शासक से, तो यह है स्कंदगुप्त से। तो यह है भीतरी स्तंभ लेख। क्वेश्चन नंबर 14 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है कि वैदिक काल में जीवन भर अविवाहित रहने वाली महिलाओं को क्या कहा जाता था। तो वैदिक काल में जीवन भर अविवाहित रहने वाली महिलाओं को क्या कहा जाता है, तो इसको कहा जाता था अमाजू। तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, अमाजू। एक्सप्लेनेशन कर देते हैं इसका थोड़ा सा। वैदिक काल में जीवन भर अविवाहित रहने वाली महिलाओं को अमाजू कहा जाता है। वैदिक सभ्यता एक ग्रामीण सभ्यता थी, ये भी ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 15 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है कि किस ग्रह का विशिष्ट गुण उसके चुंबकीय क्षेत्र का होना है। तो जो सूर्य के सबसे नज़दीक रहेगा वो होगा। तो सूर्य के नज़दीक सबसे कौन सा है, बुध ग्रह, मरकरी। तो इसका आंसर ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी। देखिए यहाँ दिया हुआ है कि बुध सबसे छोटा ग्रह है जिसकी कोई उपग्रह नहीं है। यह सूर्य के सबसे नज़दीक का ग्रह है। इसका सबसे विशिष्ट गुण चुंबकीय क्षेत्र होना है। तो देखिए यही है मरकरी, जो सूर्य के नज़दीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है कि भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किस ज्वालामुखी को कहा जाता है। किसका बात बोल रहा है, भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ जो है किस ज्वालामुखी को कहा जाता है, ये क्वेश्चन है। तो ये कहा जाता है आपका स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी। तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी। एक्सप्लेनेशन कर देते हैं इसका थोड़ा सा। स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है। इस ज्वालामुखी से हमेशा गैस निकलता रहता है, जिससे इसके आसपास के भाग प्रकाशित रहता है। इस कारण इस ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ भी कहा जाता है।
तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो गया है। 17 नंबर की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश स्थल रुद्ध नहीं है। तो स्थल रुद्ध का मतलब है कि समुद्र से घिरा हुआ नहीं है, बोलने का मतलब क्वेश्चन का ये है। तो ये इसमें से कौन सा है जो समुद्र से नहीं घिरा हुआ है। तो ये जो थाईलैंड है वो नहीं घिरा हुआ है समुद्र से, तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा थाईलैंड। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं इसका। स्थल रुद्ध देश का तात्पर्य ऐसा देश है जिसकी सीमा समुद्र को नहीं छूता है। उपयुक्त विकल्पों में से थाईलैंड स्थल रुद्ध देश नहीं है, जबकि कजाकिस्तान सबसे बड़ा स्थूल रुद्ध देश है, ये भी ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 18 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है कि आसवान बांध किस नदी पर स्थित है। तो आसवान जो बांध है वो आपका नील नदी पर स्थित है, तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, नील नदी। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं थोड़ा सा इसका कि आसवान बांध नील नदी पर स्थित है। नील नदी का उद्गम स्थल जो है वो विक्टोरिया झील है। नील नदी विश्व का सबसे लंबा नदी है, ये भी ध्यान में रखना है। जबकि सबसे चौड़ा जो नदी है वो अमेजन है, सबसे चौड़ा नदी विश्व की तो वो अमेजन है। सबसे लंबी बोले विश्व की तो नील नदी, और सबसे चौड़ा बोले तो वो अमेजन नदी है। क्वेश्चन नंबर 19 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है कि बाबा बुदन की पहाड़ी। तो ये जो बाबा बुदन की पहाड़ी किस राज्य में स्थित है। तो बाबा बुदन की पहाड़ी जो है ये किस राज्य में स्थित है, ये क्वेश्चन है। तो ये आपका कर्नाटक में है, तो इसका एक्सप्लेनेशन कर लेते हैं। इसका आंसर कर्नाटक हो गया कि बाबा बुदन की पहाड़ी और ब्रह्मगिरी की पहाड़ी दोनों क्या है, कर्नाटक राज्य में स्थित है। या दोनों क्या है, धारवाड़ पठारों का भाग है, ये भी ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 20 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है कि कौन सी नदी कृष्णा की सहायक नदी है, ये क्वेश्चन है। तो कौन सी नदी जो है वो कृष्णा की सहायक नदी है। तो देखिए मूसी जो है वो कृष्णा की सहायक नदी है। कोयना ये भी है कृष्णा की सहायक नदी, और दूधगंगा ये भी है ये कृष्णा की सहायक नदी। लेकिन जलांगी जो है ये नहीं है। तो 1, 2 और 3 तीनों वाला आंसर हो जाएगा 1, 2, 3। तो इसका आंसर ऑप्शन बी होगा, 4 नहीं है इसमें। चलिए इसका देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन। तो देखिए मूसी, कोयना, दूधगंगा और पंचगंगा, घाटप्रभा आदि जो है ये क्या है, कृष्णा की सहायक नदी है। जबकि जलांगी जो है वो हुगली की सहायक नदी है, ये ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 21 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है कि भारत में सर्वाधिक वर्षा किस मानसून के कारण होता है। तो भारत में जो सर्वाधिक वर्षा होता है वो किस मानसून के कारण होता है, ये पूछ रहा है। तो ये जो होता है ये दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण होता है। सबसे ज़्यादा 70 से 80% जो होता है वो दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण वर्षा होती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन कर देते हैं इसका कि भारत में सर्वाधिक वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून से होता है। इस मानसून का विस्तार जो है जून से सितंबर माह तक होता है। इस मानसून के कारण भारत में लगभग कितना % होता है, तो 74% वर्षा होता है, ये भी ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 22 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है कि पड़ोसी देश बांग्लादेश के साथ कितने भारतीय राज्य सीमा साझा करता है। ये क्वेश्चन है कि बांग्लादेश के साथ कितने राज्य साझा करता है। तो ये टोटल 5 राज्य है जो बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करता है। तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 5। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं इसका। तो कौन कौन सा राज्य है वो। तो देखिए भारत की सबसे लंबी सीमा बांग्लादेश कितना करता है, तो 4096 किलोमीटर लगता है। बांग्लादेश की सीमा साझा करने में 5 राज्य कौन कौन सा है, तो पहला असम, दूसरा मिजोरम, तीसरा मान लीजिए पश्चिम बंगाल, चौथा मेघालय और पाँचवा त्रिपुरा। ये 5 राज्य है जो बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करता है। पूछता है कितना करता है, तो 4096 किलोमीटर, ये भी ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 23 की ओर चलते हैं। 23 की ओर बताने से पहले आप लोग बता दें कि ये 67th BPSC में भी आपको काम आएगा और बिहार सचिवालय सहायक में भी आपको ये काम आएगा। ये सब सारा क्वेश्चन और जीके रिलेटेड जितना भी एग्जाम होगा उसमें ये आपको देखने को मिलेगा, ये सब क्वेश्चन। और
जो लोग इस चैनल पर नए हैं उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और बेल आइकन को दबा दें। उससे क्या होगा, आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 23 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है कि भारत और चीन के साथ मैकमोहन रेखा का निर्धारण किस वर्ष किया गया था। तो पहले तो ये एक क्वेश्चन है कि मैकमोहन रेखा किन किन दो देशों के बीच है, तो भारत और चीन के बीच में। बोल रहा है कि मैकमोहन जो रेखा है किस वर्ष निर्धारित किया गया था, ये क्वेश्चन है। तो ये किया गया था 1914 में। तो इसका आंसर ऑप्शन बी होगा 1914 को। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं इसका कि मैकमोहन रेखा भारत और चीन के मध्य स्थित है। इस रेखा का निर्माण जो हुआ था 1914 शिमला में किया गया था, ये भी ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 24 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है कि राष्ट्रीय आय समिति का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया था। तो राष्ट्रीय आय समिति का जो गठन है किसकी अध्यक्षता में किया गया था, ये क्वेश्चन है। तो ये 1949 में जो हुआ था ये PC महानलोबिस की अध्यक्षता में किया गया था। तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, PC महानलोबिस। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं इसका। तो ये है आपका PC महानलोबिस। राष्ट्रीय आय समिति का गठन 1949 में राष्ट्रीय आय के अनुमान के लिए PC महानलोबिस की अध्यक्षता में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 25 की ओर चलता है। क्वेश्चन नंबर 25 है कि मानव विकास सूचकांक के अंतर्गत निम्नलिखित में से किस विषय को सम्मिलित नहीं किया गया। तो किसका बात बोल रहा है, UNDP का बात बोल रहा है। UNDP का बात बोल रहा है, जिसमें कौन सा शामिल नहीं है। तो इसमें जो है वो जनसंख्या शामिल नहीं है, बाकी शिक्षा है, प्रति व्यक्ति आय है और जीवन प्रत्यास्था है, लेकिन ये जनसंख्या नहीं है, पॉपुलेशन नहीं है इसमें शामिल। तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं इसका। तो देखिए, मानव विकास सूचकांक प्रतिवर्ष संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP द्वारा प्रकाशित किया जाता है। इस सूचकांक के अंतर्गत मुख्यतः 3 विषय को शामिल किया गया है। कौन कौन, जीवन प्रत्याशा और शिक्षा और प्रति व्यक्ति ये तीनों किया गया है, लेकिन जनसंख्या नहीं किया गया है, ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 26 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना के दौरान हुआ था। तो जो ये है सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत ये प्रथम पंचवर्षीय योजना के तहत हुआ था 1951 में। तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, देखिए, सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत पंचवर्षीय योजना के दौरान 1952 में किया गया था। सॉरी, 1951 में नहीं, 1952 में, याद रखिएगा। प्रथम पंचवर्षीय योजना का जो कार्यकाल था वो हम आपको बताए थे 51 से 56 तक था। और ये कौन सा मॉडल पर आधारित था, ये भी क्वेश्चन पूछ देता है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित था। तो यह था हेरोल्ड मॉडल पर आधारित था, हेरोल्ड मॉडल पर आधारित था, ये भी ध्यान में रखना है। डेट भी कभी पूछ देता है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना का डेट पूछ देता है, तो याद रखिएगा 9 जुलाई 1951। क्वेश्चन नंबर 27 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है कि आर्थिक दृष्टिकोण से विनिर्माण तथा बिजली निर्माण किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो आर्थिक दृष्टिकोण से बोल रहा है क्या क्या, तो विनिर्माण और बिजली ये दोनों जो आता है वो सेकेंडरी क्षेत्र से आता है। तो इसका आंसर ऑप्शन 2 हो जाएगा, द्वितीय क्षेत्र। तो इसका आंसर ऑप्शन, इसका देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन कि विनिर्माण और बिजली निर्माण द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, जबकि कृषि प्राथमिक क्षेत्र और सेवा जो है वो तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। कृषि क्या फर्स्ट में आता है और सेवा जो है वो तृतीय में आता है, और बाकी विनिर्माण और बिजली जो है वो द्वितीय क्षेत्र में आता है, ये भी ध्यान में रखना है आप लोग को। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है कि मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है। तो मानव शरीर का जो सबसे बड़ा अंग है वो यकृत है। तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, यकृत। देखिए, जिसको इंग्लिश में लीवर बोलते हैं। ठीक है, ये लीवर जो सबसे बड़ा होता है मानव शरीर का अंग में। देखिए, इसे एक्सप्लेनेशन कर देते हैं इसका। मानव शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग जो है वो लीवर ये इसको यकृत बोल सकते हैं। यह शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि भी है। लीवर का वजन कितना, लगभग 1.5 किलोग्राम होता है, जबकि यह 15 से 22 सेंटीमीटर लंबा होता है, ये भी ध्यान में रखना है आप लोग को। क्वेश्चन नंबर 29 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है कि 1.5 ओम के प्रतिरोध वाले परिपथ पर 150 वोल्ट लगाया जाता है, तो प्रतिरोध द्वारा
खर्च जो है कुल शक्ति कितना होगा। तो क्या पूछ रहा है इसमें, कुल शक्ति। तो शक्ति मतलब पावर का फार्मूला होता है इसका P इक्वल टू V स्क्वायर बाई आई, V स्क्वायर बाई आर, ये सॉरी देख लेते हैं, हाँ V स्क्वायर बाई आर होता है, ठीक है। तो V स्क्वायर V कितना है 150 है, तो 150 गुना 150 करना होगा, तो 150 गुना 150 कर लेते हैं। और R कितना दिया 1.5, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका आ जाएगा कितना, देखिए ये पॉइंट से हट जाएगा तो ये 0 चला जाएगा ऊपर, तो ये 15 से 15 कट जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 15,000 हो जाएगा वाट। तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, ध्यान में रखिएगा। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं इसका। तो यहाँ दिया हुआ ही है एक्सप्लेनेशन में कि रेजिस्टेंस कितना दिया था 1.5 वोल्ट दिया था, 150 पावर निकालता था, मतलब शक्ति निकालना था। तो पावर का फॉर्मूला होता है V स्क्वायर बटा आर, ठीक है। तो ये फॉर्मूला लगा दिए हैं, इसको सॉल्व कर दिए तो कितना आ गया 15,000 वाट आ गया। फार्मूला यहाँ दिया हुआ तीनों का, 3 फार्मूला याद रखिएगा, P बराबर V इंटू आई भी होता है, और पावर बराबर आई स्क्वायर इंटू आर होता है, या P बराबर V स्क्वायर बाई आर भी होता है। ये तीनों फार्मूला को आप लोग को याद रखना है। इससे न्यूमेरिकल कभी कभी 1-2 एग्जाम में पूछ लिया जाता है। जैसे आप बिहार सचिवालय सहायक दीजिएगा, उसमें ये सब टाइप का क्वेश्चन आपको मिलेगा ही मिलेगा फिजिक्स से। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 29 हो चुका, 30 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 की ओर चल लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है कि पानी की बूंदों का तेलीय पृष्ठ पर ना चिपकने का क्या कारण है। तो पानी के बूंद का जो है तेलीय पृष्ठ पर ना चिपकने का क्या कारण है, तो ये आसंजक बल जो है उसका कारण है ये। तो इसका आंसर सी हो जाएगा, आसंजक बल। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं इसका। तो पानी की बूंदों तथा तैलीय पृष्ठ के अणुओं के आसंजक बल का मान पानी के अणुओं के मध्य ससंजक बल से कम होता है, इसी कारण से ये ना चिपकता है। ध्यान रखिएगा इसको। क्वेश्चन नंबर 31 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है कि तुल्यकारी उपग्रह की परिक्रमण जो होता है कि अवधि कितनी होती है, ये पूछ रहा है किसका, तुल्यकारी उपग्रह का। तो परिक्रमण जो इसका अवधि होता है ये कितना होता है, तो ये 24 घंटा होता है, मतलब एक दिन का होता है। तो इसका आंसर 24 आवर्स होगा इसका आंसर। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं इसका। देखिए इसका एक्सप्लेनेशन कि तुल्यकारी उपग्रह पृथ्वी की सतह से 35,786 किलोमीटर की ऊंचाई पर पृथ्वी के घूर्णन की दिशा में ही परिक्रमण करता है। इसी परिक्रमण का अवधि कितना होता है, तो 24 घंटा के समान होता है, ये ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 32 की ओर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 है कि पेंडुलम को चंद्रमा पर ले जाने पर उसके कार्यकाल का क्या प्रभाव पड़ेगा। जब पेंडुलम को चंद्रमा पर ले जाएंगे तो उसके आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये क्वेश्चन है। तो उसके आवर्तकाल पर जो प्रभाव पड़ेगा तो वो बढ़ जाएगा, ठीक है। तो उसका जब पेंडुलम को चंद्रमा पर ले जाएंगे तो उसका आवर्तकाल क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ध्यान रखिएगा। चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। तो देखिए पेंडुलम को चंद्रमा पर ले जाने पर उसकी समय की अवधि जो है वो बढ़ जाएगी। फॉर्मूला इसका होता है T बराबर 2π/L/g, जिसमें G क्या होता है, G घटता है और L क्या होता है, स्थिर रहता है, ये ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन में 33 की ओर चलता है। क्वेश्चन में 33 है कि एक्स किरणें किस प्रकार की तरंग है। तो जो एक्स किरणें हैं वो किस प्रकार की तरंग है, तो ये विद्युत चुंबकीय तरंग है। तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। पूछ दे कि एक्स किरण की खोज किसने किया था, तो वो भी ध्यान रखिएगा कि रोटजन ने किया था एक्स किरण की खोज। तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। देख लीजिए यहाँ एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है कि एक्स किरण विद्युत चुंबकीय तरंग का उदाहरण है। विद्युत चुंबकीय तरंग बिना किसी माध्यम की सहायता से ही केवल विद्युत तथा चुंबकीय दोलनों के माध्यम से संचरण करती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक अक्रिय गैस का उदाहरण है। तो नोबेल गैस का कौन सा एक उदाहरण ये पूछ रहा है, अक्रिय गैस जिसको नोबेल गैस बोलते हैं इंग्लिश में। तो ये आर्गन है नोबेल गैस का उदाहरण। पूछ ले कि आर्गन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, पहले इसको सिंबल कितना होता है, इसको AR से डिनोट करते हैं, तो इसका सिंबल होता है 18 आर्गन का। बात कर लेते हैं और कौन कौन सा इसमें निष्क्रिय गैस होता है।
उसको भी देख लेते हैं थोड़ा एक्सप्लेनेशन में। तो देखिए, तो निष्क्रिय गैस और कौन कौन सा होता है जिसको इंसर्ट गैस कहते हैं। देखिए, जैसे हीलियम हो गया, नियोन हो गया, आर्गन हो गया, क्रिप्टोन हो गया और जीनोन हो गया और रेडोन हो गया। ये टोटल 6 है जो निष्क्रिय गैस है। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। आर्गन एक प्रकार की अक्रिय गैस का उदाहरण है। अक्रिय गैस वे है जो सामान्यतः रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है, अर्थात ये अधिकांश तत्व और पदार्थों में पदार्थ से क्रिया नहीं कर सकता है। ये सब जो तत्व है ये अधिकांश पदार्थ से क्रिया नहीं कर सकता, ये ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 35 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 है कि आतिशबाजी में हरा रंग किसके कारण दिखाई देता है। तो जो आतिशबाजी में हरा रंग किसके कारण दिखाई देता है, ये क्वेश्चन है। तो ये दिखाई देता है बेरियम के कारण। तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, बेरियम। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं इसका कि आतिशबाजी में हरा रंग बेरियम क्लोराइड लवण के कारण होता है। आतिशबाजी के दौरान दिखाई देने वाले अन्य रंग देख लेते हैं। लाल रंग कब दिखाई, लाल रंग जो होता है वो ऑस्ट्रोसियम के द्वारा होता है। नीला रंग किसके कारण, तो कॉपर के द्वारा। और सिल्वर रंग जो है वो एल्यूमिनियम के कारण, ये भी दिखाई देता है, ये सब के कारण। क्वेश्चन नंबर 36 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 है कि 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के उद्देश्य प्रस्ताव के लिए किन्होंने प्रस्तुत किया था। तो उद्देश्य प्रस्ताव जो प्रस्तुत किया था 13 दिसंबर 1946 को, वो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो यही है, इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं कि संविधान सभा में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया। उद्देश्य प्रस्ताव को 22 जनवरी 1947 को स्वीकार किया गया था। ये भी डेट याद रखिएगा, 22 जनवरी 1947। इसका देख लेते हैं 37 नंबर कि भारतीय संविधान में राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन प्रक्रिया किस देश के से संविधान से लिया गया है। ये क्वेश्चन है, क्या लिया गया है, राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन। तो ये जो लिया गया है ये दक्षिण अफ्रीका से लिया गया, ठीक है। तो इसका आंसर साउथ अफ्रीका हो जाएगा, ऑप्शन सी दक्षिण अफ्रीका। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं इसका। देखिए, भारतीय संविधान में दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन की प्रक्रिया भी लिया गया है और राज्यसभा सदस्यों का निर्वाचन की प्रक्रिया भी लिया गया, ये दोनों लिया गया है। बात कर ले कि संविधान संशोधन किस अनुच्छेद के तहत होता है, तो 368। तो इसको भी डेट याद रखिएगा, 368 अनुच्छेद के तहत। क्वेश्चन नंबर 38 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 है कि प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति कौन करता है। तो प्रोटेम जो स्पीकर है उसकी नियुक्ति जो करता है वो राष्ट्रपति करते हैं। तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं इसका। प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति लोकसभा के आम चुनावों के बाद राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। यह सामान्यतः लोकसभा का सबसे वरिष्ठ सदस्य होता है। जो प्रोटेम स्पीकर होता है वो लोकसभा का सबसे वरिष्ठ सदस्य होता है। लोकसभा के नवनिर्वाचित सदस्यों को शपथ ग्रहण करवाता है एवं लोकसभा के चुनाव में सदस्य की मदद भी करता है, ये भी ध्यान रखिएगा। अभी वर्तमान में राष्ट्रपति हैं ये आपके। क्वेश्चन नंबर 39 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 है कि निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग जंतु कोशिकाओं में नहीं पाया जाता है। तो इसमें से कौन सा नहीं पाया जाता है, कोशिकांग जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है। तो ये रसधारी जो है वो नहीं पाया जाता है। तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, रसधारी। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं इसका। देखिए, रसधारी सिर्फ पादप कोशिकाओं में पाया जाता है। इसमें जल, खनिज, लवण और कार्बोहाइड्रेट उपस्थित होता है, ठीक है। तो किस में पाया जाता है, सिर्फ पादप कोशिका में पाया जाता है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 40 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 है कि कौन सा एंजाइम वसा को वसीय अम्ल तथा ग्लिसरॉल में परिवर्तन कर देता है। तो ये कौन कर देता है, ये क्वेश्चन है। तो इसका आंसर दिया गया ऑप्शन में से कोई भी नहीं है। तो इसमें से उपयुक्त में से कोई नहीं होगा। तो होगा क्या, तो देखिए एक्सप्लेनेशन में देख लेते हैं क्या होगा। तो देखिए, लाइपेज जो होता है वो एंजाइम वसा को
वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल में परिवर्तन कर देता है। तो इसका आंसर अगर लाइपेज होता है ऑप्शन में तो हम मार देते हैं आंसर लाइपेज, इन ऑप्शन में नहीं है तो उपयुक्त में से कोई नहीं होगा, इसका आंसर डी चला जाएगा। चलिए इसका 41 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन 41 है कि कॉकरोच में हृदय कोष्ठ की संख्या कितनी होती है। तो कॉकरोच में जो होता है वो हृदय कोष्ठ की संख्या होता है वो 13 होता है, याद रखिएगा। तो ऑप्शन में है 13, तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा 13। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं इसका। तो देखिए ये कॉकरोच जिसमें हृदय कोष्ठ की संख्या कितना है, तो 13 है। काउंट कर सकते हैं आप लोग 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ठीक है। तो टोटल 30 है। इसका अगर कॉकरोच में हृदय कोष्ठ की संख्या 13 हो जाता है और केचुआ में पूछ दे तो टोटल 8 होता है। दोनों को बात याद रखिएगा, कॉकरोच में 13 और केचुआ में 8। क्वेश्चन नंबर 42 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 है कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षण के संबंधित उपबंधों का वर्णन संविधान के किस भाग में है। तो इस जो भाग है ये 5वां भाग में है। पूछ देता है कभी इसका किस अनुच्छेद में है, तो ये 148 से लेकर 151 तक है। यही बात आप लोग याद रखिए, अनुच्छेद 148 से लेकर 1951 तक है इसका वर्णन है। देखिए इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं कि भारतीय संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद 148 से 151 तक भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षण से संबंधित उपबंधों का वर्णन किया गया है। यही बात याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 की ओर चलते हैं, 43 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन 43 है, क्वेश्चन नंबर 43 है कि पंचायती चुनाव में निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु कितनी निर्धारित की गई है। तो जो पंचायत का चुनाव होता है उसमें कितनी आयु होनी चाहिए न्यूनतम, वो पूछ रहा है। तो टोटल इसमें 21 आयु होनी चाहिए, 21 वर्ष होनी चाहिए पंचायत चुनाव में निर्वाचित होने के लिए। तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं इसका थोड़ा सा। तो पंचायती चुनाव में निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी है, तो 21 वर्ष है। और पंचायत का जो चुनाव होता है वो हर साल 5 वर्षों में होता है, ये बात ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 44 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 है कि प्रथम राजभाषा आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था। तो प्रथम राजभाषा आयोग का जो गठन किया गया था वो 1955 में किया गया था। तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा 1955। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं इसका। देखिए एक्सप्लेनेशन इसका कि संविधान के अनुच्छेद 343 के अंतर्गत राजभाषा का वर्णन किया गया है, जिसके अनुसार भाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। प्रथम राजभाषा आयोग का गठन कब किया गया था, तो 1955 में। किसकी अध्यक्षता में, तो ये भी याद रखिएगा बीजी खरे की अध्यक्षता में। यह है बीजी खरे की अध्यक्षता में ये हुआ था प्रथम राजभाषा आयोग का गठन 1955 में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 45 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 है कि समाचार पत्र निम्नलिखित में से किस सूची के अंतर्गत आता है। तो जो समाचार पत्र है ये समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा समवर्ती सूची। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। तो देखिए इसका एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है कि समाचार पत्र हो गया, शिक्षा हो गया, वन हो गया आदि जो है इस समवर्ती सूची का विषय है। वर्तमान में समवर्ती सूची में कुल कितने विषय हैं, तो टोटल 52 विषय हैं समवर्ती सूची में। बात कर लेते हैं समवर्ती सूची, राज सूची और संघ सूची के बारे में। तो देखिए थोड़ा इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। तो ये है, देखिए ये आपका संघ सूची हो गया, ये आपका समवर्ती सूची हो गया, ये राज सूची हो गया। तो संघ सूची में कौन कौन आ जाता है, तो देखिए डिफेंस आ जाता है, बैंकिंग आ जाता है, करेंसी आ जाता है, फॉरेन अफेयर आ जाता है और कम्युनिकेशन आ जाता है। ये सब किस में आ जाता है, तो संघ सूची में आता है। बाकी समवर्ती सूची में कौन कौन आ जाता है, तो एजुकेशन, फॉरेस्ट, ट्रेड, मैरिज, एडॉप्शन और सक्सीजन, ये सब किस में आता है, तो समवर्ती सूची में आता है। और राज सूची में कौन कौन आ जाता है, तो ये पुलिस आ जाता है, ट्रेड आ जाता है, एग्रीकल्चर आ जाता है और इरिगेशन आ जाता है। ये राज सूची के अंतर्गत आ जाता है। ये पॉइंट को आप लोग याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 46 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 है कि भारतीय वन प्रबंधक संस्था का मुख्यालय कहाँ है। क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा, क्या बोला, भारतीय वन प्रबंधक संस्था। तो ये जो है ये आपका भोपाल में है। वन प्रबंधक संस्था के बारे में बोला तो ये कहाँ है, भोपाल मध्य प्रदेश में है। बाकी इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं
कि भारतीय वन प्रबंधन संस्था का मुख्यालय भोपाल में है, जबकि भारतीय वन जीव अनुसंधान अगर बोलेगा तो वो देहरादून में है। जीव लगाएगा तो उसमें बोलेंगे हम लोग क्या, देहरादून। और सिर्फ वन प्रबंधक संस्था बोलेगा तो वो भोपाल मध्य प्रदेश जाएगा इसका आंसर, ठीक है। कन्फ्यूज नहीं होना ये क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 47 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 है कि अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन जिसको इंटरपोल कहते हैं का गठन किया गया, तो किस वर्ष किया गया है, तो ये किया गया 1923 में। तो इसका आंसर ऑप्शन ये हो जाएगा 1923। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं इसका। तो देखिए इंटरपोल है राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन। इंटरपोल का मुख्यालय भी याद रखिएगा लियोन्स फ्रांस में है। इसका जो इसका स्थापना हुआ था वो 1923 में हुआ था। मुख्यालय याद रखिएगा लियोन्स फ्रांस में। क्वेश्चन नंबर 48 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 है कि यदि किसी अर्थव्यवस्था में अच्छी और बुरी मुद्राएं एक साथ प्रचलन में हो तो बुरी मुद्रा अच्छी मुद्रा को प्रचलन से बाहर कर देती है। यह कथन किसका है, तो किसका नियम है ये, तो ये ग्रेसम का नियम है। तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा ग्रेसम का नियम। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं इसका। तो देख लेते हैं कि यदि किसी अर्थव्यवस्था में अच्छी और बुरी मुद्राएं एक साथ प्रचलन में हो तो बुरी मुद्रा अच्छी मुद्रा को प्रचलन से बाहर कर देती है। यह जो नियम है वो ग्रेसम का नियम कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 49 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 है कि निम्नलिखित में से किसके कारण कांच का रंग लाल हो जाता है। तो जो कांच का रंग जो लाल हो जाता है वो मैग्नीशियम डाइऑक्साइड के कारण हो जाता है। तो इसका आंसर ऑप्शन ये हो जाएगा मैग्नीशियम डाइऑक्साइड। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं इसका। देखिए कि मैग्नीशियम डाइऑक्साइड मिला देने से कांच का रंग लाल हो जाता है। कांच में कोबाल्ट ऑक्साइड मिला देने पर कांच का रंग गहरा नीला हो जाता है एवं कांच में फेरस डाइऑक्साइड और क्रोमियम ऑक्साइड मिला देने पर कांच का रंग कैसा हो जाता है, तो हरा हो जाता है। ध्यान रखिएगा। आज का लास्ट क्वेश्चन है 50 नंबर, वो देख लेते हैं कि स्वतंत्र भारत की प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा कब की गई थी। तो स्वतंत्र भारत की प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा कब किया गया था, तो ये 1948 में किया गया था। तो इसका आंसर ऑप्शन हो जाएगा 1948। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं कि स्वतंत्र भारत के प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा 1948 में किया गया था, ठीक है। बस इसका यही एक्सप्लेनेशन था, ठीक है। तो ये था आज जीके का मोस्ट 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और जो भी इस चैनल पे वीडियो अपलोड होता है डेली करेंट अफेयर्स का वीडियो अपलोड होता है और बीपीएससी से रिलेटेड मॉडर्न हिस्ट्री से 5-6 वीडियो अपलोड हो चुका है जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो वो सब आप लोग ज़रूर देखें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।